आज हम लोगों का क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट यूनिट का बात हो रहा है, लास्ट चैप्टर में टोटल 3 यूनिट था। पहला यूनिट था सर पार्टनरशिप का, देख लिया यहाँ पे पार्टनरशिप का, जिससे 15 मार्क्स के एग्जाम में आना है। उसके बाद दूसरा यूनिट था सर कंपनी अकाउंटिंग का, जिससे 10 मार्क्स का आएगा, शेयर्स और डिवेंचर। और तीसरा जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे जो है हम लोगों का 15 मार्क्स का आएगा। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये थर्ड यूनिट है, बट इसके अंदर में एक्चुअली 3 चैप्टर है। एक है थ्योरी चैप्टर, जिसको आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज और रेशियो एनालिसिस। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज भी छोटा चैप्टर है, 2-3 मैक्स टू मैक्स 4 क्लास, उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं, हमको ज्यादा लगता है 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। रेशियो में थोड़ा सा क्लासेस लग सकता है, ठीक है। तो टोटल 3 टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। 3 टॉपिक, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूरा थ्योरी, रेशियो एनालिसिस पूरा सम्स, फॉर्मूला बेस्ड और टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज जिसमें फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेट बेस्ड सम्स है, ठीक है। तीनों से मिला के 15 मार्क्स का आएगा। तो अब हम लोग मतलब जिसको बोलते हैं ना एंडिंग में पहुंच रहे सिलेबस कंप्लीट करने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आज ही स्टार्ट होगा और आज ही हम लोग इसको कर देंगे खत्म, ठीक है। थ्योरी चैप्टर है पूरा जो आज करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पहले ये समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद ही ना उसको एनालाइज करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब डिटेल में चेक करना, डिटेल में चेक करना। किसको चेक करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लोग को कंबाइंड बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट और पीएल को एनालाइज करते हैं तो इसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। सर ये क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पे एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके, डिसीजन लिया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस से रिलेटेड। हमको ये वाला कंपनी को एक्सपैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, भाई प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, मतलब स्कोप है, एक्सपैंड करो। हमको ये ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर या नहीं करना चाहिए। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे कि हाँ भाई अच्छा प्रॉफिट है, ग्रोथ नजर आ रहा है, आने वाला टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, इन्वेस्ट करते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आप डिसीजंस लेते हो, बहुत सारा डिसीजंस आप लेते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके, ठीक है। अब कितना टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, आप किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो? तो देयर आर 4 मेथड्स और 4 कैटेगरीज ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ लीजिए बात को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का कितना कैटेगरी है? 4। क्या क्या है? नंबर 1 एक्सटर्नल एनालिसिस, नंबर 2 इंटरनल एनालिसिस, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस, नंबर 4 वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। सबका डेफिनेशन आपको समझना होगा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा। डेफिनेशन याद नहीं करना, बस सिंपल लैंग्वेज में समझना है। अब देखो, एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है
is conducted by those who do not have access to the detailed records of an enterprise and therefore have to depend on published accounts, that is statement of PL, balance sheet, directors and auditors report. Such type of analysis is made by investors, credit agencies, government and research scholars. तुम कोई एक्सटर्नल पार्टी हो, जैसे कि हम सोचे कि भाई हमको जो है रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, तो अब रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे एनालाइज करेंगे? रिलायंस कंपनी अपना वेबसाइट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपलोड किया होगा हम उसको डाउनलोड करेंगे और स्टडी करेंगे। हम तो खुद से घुस के तो वो लोग का अकाउंट चेक नहीं कर सकते है ना, क्या वो मेरा पावर है? नहीं। हम एक्सटर्नल पार्टी है तो वो लोग जो भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा, हमको मतलब पब्लिक फोरम में जो रखेगा, उस पब्लिक फोरम का इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करो। आप खुद से घुस के तो वो लोग ऑफिस से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक नहीं कर सकते। तो इस तरह का एनालिसिस जो आउटसाइडर करता है, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो उसको दिया जा रहा है, इस तरह का एनालिसिस को बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई लड़का का रिश्ता लग रहा है, घर वालों पता करता है ना भाई लड़का कहीं अच्छा है बुरा है, साथ में पी के तो नहीं आता है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं? लड़की का घर वाला बोलता है जाओ भाई जाके पता करो। अब कैसे पता करेगा? वो लड़के के साथ जाके घूमेगा, हाँ बाबू बताओ तो कितना बजे कहाँ पीने बैठते हो, वो बताएगा। तो अब उसका जो आस पास का लोग है, पड़ोसी से जाके पूछा जाएगा कि भाई कैसे है लड़का, ठीक है तो, उसका माँ ठीक है तो, बहन लोग ज्यादा जोर जुलूम नहीं करती है तो, नीचे में जाके दुकान में पूछा जाएगा ठीक है तो लड़का को पहचानते हैं कैसा है, ठीक है तो, मोहल्ला वाले से पूछा जाएगा। इसको ही क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस। तुम खुद उससे जाके थोड़ी पूछ सकते हैं बाबू तुमसे रिश्ता लगा है मेरा घर का लड़की का, अपना अंदर जो जो बुराई है थोड़ा बता दो, तो थोड़ी बताएगा। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक्सटर्नली एनालाइज किया जाता है। समझ में आ रहा है बात कि एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कंपनी के द्वारा आप उसको एनालाइज कर रहे हो। उसी तरह यहां पे भी जो इंफॉर्मेशन आपको आउटसाइड से मिल रहा है आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपका दोस्त नहीं है जो आप उसके बारे में जानोगे कि सच में इसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो क्लियर हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस। तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? इन्वेस्टर करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का मतलब जो अलग अलग एजेंसीज को रैंक करता है, कौन सा ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है। गवर्नमेंट, रिसर्च स्कॉलर्स, एनजीओज, ये लोग सब एक्सटर्नल एनालिसिस करता है। जो इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पे एनालाइज करेगा। फिर आता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस कंडक्ट करता है बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट फीचर है इज दैट द मैनेजमेंट हैज एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज एंड देयरफॉर द एनालिसिस आर मोर डिटेल, एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट। अब देखो इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है मैनेजमेंट खुद से अपना ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कर रहा है। अब मैनेजमेंट खुद से एनालाइज कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? उसके पास फर्स्ट हैंड सब इंफॉर्मेशन है, उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन एज इट इज अवेलेबल है, वो डिटेल्ड एनालिसिस कर सकता है। अब कोई इंसान के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसका आस पड़ोस वाला लोग ज्यादा अच्छा बता पाएगा या उसका फैमिली मेंबर या उसका जो जिगरी दोस्त है वो बता पाएगा? आस पड़ोस वाला को, उसको तो जो नजर आ रहा है दूर से वो वही समझ रहे हैं। जो उसके साथ रह रहा है दिन भर उसको डिटेल में पता है ना इसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है ना। अभी के टाइम में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है इंसान का? किसको तुम्हारा सब राज पता रहता है? बोलो। मोबाइल फोन। यस, मोबाइल फोन ट्रैक होगा तब सब पता चल जाएगा किससे बात हो रहा है, कहाँ डेली जा रहा है, कितना बजे क्या। जैसे देखो हम डेली स्कूल जाते हैं रैपिडो में, कोचिंग आते हैं रैपिडो में, 9 बजे 8:50 8:45 तक हम स्कूल के लिए निकलते हैं। जैसे 8:40 8:45 होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेट्स हेड्स टुवर्ड्स क्रिसेंट स्कूल। फिर यहाँ आते जैसे 5 बजेगा, लेट्स हेड्स टुवर्ड्स दुल्हन दरबार, क्योंकि उन लोग को पता है कि इतना बजे ये डेली निकलता है, इतना बजे अब इसका जाने का टाइम हो गया। तुम्हारा मोबाइल फोन जो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसको तुम्हारा सब सीक्रेट्स पता है। ठीक है, तो इंटरनल एनालिसिस का मतलब मैनेजमेंट जो है वो जब ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करता है
इसको ही बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस, क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा फर्स्ट हैंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो एक्सटर्नल कर रहा है, मतलब आउटसाइडर कर रहा है एक्सटर्नल एनालिसिस, मैनेजमेंट कर रहा है। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कैरिड आउट बाय आउटसाइडर, ठीक है, सच एज क्रेडिटर, बैंकर, डिबेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसी। इंटरनल एनालिसिस इज मेंट फॉर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्यों एनालाइज करेगा भाई? चेक करने के लिए कि एफिशिएंसी कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रोथ कैसा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है बोलो तो? इसमें से कौन सा वर्टिकल है और कौन सा हॉरिजॉन्टल है? ए और बी। कौन सा वर्टिकल और कौन सा हॉरिजॉन्टल है? ए वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल। बहुत अच्छा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टाइम पीरियड में एनालाइज करना। ए बी कंपनी 2020 में कैसा था, 21 में कैसा है, 22 में कैसा था, 23 में कैसा था, 24 में कैसा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू and analyze financial statement for a number of years. It is a time series analysis. एक बेस ईयर चूज किया जाता है और वहां से फिर स्टार्ट किया जाता है एनालाइज करना। ये ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ट्रेंड और प्लानिंग शो करता है कि यार साल भर साल हम लोग का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टाइम पीरियड में एनालाइज करना, इसको बोलते हैं क्या? टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस, या फिर डायनेमिक एनालिसिस, या फिर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्लियर हुआ? अब आते हैं वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है 2020 में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। मतलब एक ईयर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल और स्टैटिक और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली, 1 साल का। इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट related to a particular accounting year is an example of this type of analysis. Such analysis is useful in comparing the performance of several companies of the same type or divisions or departments in one enterprise. अलग अलग डिपार्टमेंट को आप एनालाइज कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो सेम टाइम में। मतलब एक कंपनी को अलग अलग टाइम में कर रहे हैं तो वो ये टाइम सीरीज एनालिसिस। एक टाइम में अलग अलग कंपनी या अलग अलग डिपार्टमेंट को कर रहे हैं तो वो हो गया क्रॉस सेक्शनल या फिर वर्टिकल या फिर स्टैटिक एनालिसिस। समझ में आया? एक बार में क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल में एक ही कंपनी अलग अलग टाइम, वर्टिकल में एक ही टाइम है अलग अलग डिपार्टमेंट और कंपनी जिसको एनालाइज किया जाए, इसीलिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। क्लियर? समझ में आया? हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एक टाइम सीरीज एनालिसिस है, वर्टिकल और स्टैटिक कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जनरली व्हेन द अकाउंटिंग ईयर आर क्लोज। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक ईयर में एनालाइज किया जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस भी दिया हुआ है। पीरियड, इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग ईयर। हॉरिजॉन्टल में 2 या 2 से ज्यादा साल का कंपेयर होगा, वर्टिकल में एक ही साल का कंपेयर होगा। हॉरिजॉन्टल में ये डील करता है सेम आइटम अलग अलग पीरियड्स, एक ही कंपनी अलग अलग टाइम, यहां पे एक टाइम अलग अलग आइटम्स, टाइम पीरियड सेम है लेकिन आइटम्स डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वर्टिकल एनालिसिस आपको सिर्फ परसेंटेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, परसेंटेज चीज। ये टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब टाइम पीरियड को कंपेयर करने में हेल्प करता है। भाई इन दी पास्ट 10 ईयर्स किस तरह से ग्रोथ हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें ये हेल्पफुल है। इस ईयर में
कैसा ग्रोथ हुआ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जो है वो बेटर है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यहां पे समझ में आ गया। टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अरे इसको करना था, अरे इसको कर दिया, ठीक है, नो इशू, एक ही बात है, सेम ही चीज। टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन रहता है एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब के बारे में, ठीक है ना, एब्सोल्यूट नंबर्स में। तो एक्सटर्नल यूजर्स उसको एज इट इज समझ नहीं पाएगा। जैसे कि तुम कोई इंसान को दे दोगे बैलेंस शीट, तो समझ जाएगा क्या, उसको नहीं समझ में आएगा कुछ। इसीलिए अलग अलग टेक्निक और टूल्स को यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए। अब क्या क्या अलग अलग टूल्स है, एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान समझो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मतलब बैलेंस शीट हो या पीएल हो, 2 और मोर इयर्स का सेम इंटरप्राइज का कंपेयर करते हो। नाम से साथ क्या समझ में आ रहा, कंपैरेटिव, 2 या 2 से ज्यादा साल का बैलेंस शीट या फिर पीएल को सेम ऑर्गेनाइजेशन का आप कंपेयर कर रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब ये 2 तरह का होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। साइड बाय साइड प्लेस करके कंपेयर किया जाता है और बताया जाता है कि कितना चेंजेस आ रहा है इस ईयर से उस ईयर में, परसेंटेज फॉर्म में और एब्सोल्यूट नंबर्स में, ठीक है। फिर आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में आप कंपेयर करते हो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलग अलग आइटम्स को 2 या 2 से ज्यादा साल, जैसे कि टोटल एसेट्स कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, टोटल लाइबिलिटीज या एक पर्टिकुलर एसेट, फिक्स्ड एसेट्स लास्ट ईयर कितना था, इस ईयर कितना हो रहा है, ठीक है। ये सब के ऊपर चैप्टर्स है, देखिए ना, एक सम्स है, एक चैप्टर है जिसमें हम लोग कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स करेंगे, तो उसके ऊपर पूरा सम्स बनेगा। इजी चैप्टर है पूरा बुक का, क्लास 12 का पूरा बुक का सबसे इजी चैप्टर यही होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। बस इतना नाम आपको याद रखना है। What are the different tools or techniques of financial statements? Comparative, common size, cash flow और ratio analysis। फिर से बोल रहे हैं, What are the tools or techniques of financial statements? Comparative statement, common size, ratio और, तो रेशियो तक तो इसी सेमेस्टर में, कैश फ्लो नेक्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, इन एडिशन हम लोग के सिलेबस में तो इतना है, इसके अलावा भी फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है, ट्रेंड एनालिसिस भी है, ये दोनों भी जो है टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का, लेकिन दे आर नॉट इन आवर सिलेबस, इसलिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन उतना नहीं करते। तो टोटल 6 टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस। 6 नाम याद रहेगा तो, याद रहेगा तो ये 6 नाम। हो गया टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहां पे हम लोग किए हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब आते हैं देखो, इंट्रा एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर।
इंट्रा और इंटर का मतलब क्या होता है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। अब वर्ड का मतलब देखो, इंट्रा का मतलब होता है जब सेम ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग आइटम्स को कंपेयर किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सेम है, जैसे सेम स्कूल में हम कंपेयर कर रहे हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स को, तो ये हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक ही स्कूल है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है हम अलग अलग स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं। इस स्कूल का कॉमर्स डिपार्टमेंट को उस स्कूल का कॉमर्स डिपार्टमेंट, 10 कॉमर्स डिपार्टमेंट है अलग अलग स्कूल का, ये लोग को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ये हो गया इंटर फर्म। और स्कूल सेम है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। ठीक है ना? तो देखो इंट्रा फर्म कंपैरिजन जो है, इसको कंपेयर किया, अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन इंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रा फर्म को टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है? कंपेयर। गॉट इट? अब आते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेरिजन में दो या दो से ज्यादा इंटरप्राइज को कंपेयर किया जाता है। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं। समझ आ रहा है? अलग अलग फर्म को कंपेयर कर रहे तो टाइम सीरीज, सॉरी एक फर्म का अलग अलग डिपार्टमेंट को कंपेयर कर रहे तो टाइम सीरीज। ठीक है? इंट्रा फर्म ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंटर फर्म क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। तो पहला में एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टाइम में कंपेयर किया जा रहा है और दूसरा में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को एक टाइम पीरियड में कंपेयर किया जा रहा है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी किए ही है। अब प्रोसेस आप कैसे करके करोगे एनालाइज? ये सब तो अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग टूल्स है, लेकिन एनालाइज कैसे होगा? पहले होगा रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने पास लाओगे, ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तुमको मिले, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला शीट्स मिले। उसके बाद आप कंपेयर करना चालू करोगे। उसके बाद कंपैरिजन होगा, डेटा का कंपेयर करोगे, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल। आफ्टर दैट यू विल एनालाइज। एनालाइज मतलब भाई प्रॉफिट कैसा है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ओनरशिप का कंडीशन क्या है। फिर आप इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट का मतलब अपना डिसीजन फॉर्म करना, अपना डिसीजन फॉर्म करना। अब तुमको किसी के बारे में पता करना है, जानकारी करना है, तो पहले तो तुम इंफॉर्मेशन लोगे, अच्छा बुरा जो आ रहा है पहले सुनो, फिर तुम कंपेयर करोगे। अच्छा इसके अंदर ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये सब लिस्ट है अच्छाई का और ये लिस्ट है बुराई का। उसके बाद आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे, अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है। उसके बाद फिर आप इंटरप्रेट करोगे, अपना डिसीजन ले लोगे भाई अच्छा इंसान है या बुरा इंसान। तो सेम फॉर्म के साथ भी वैसे ही होता है। पहले जितना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओ, फिर वो इंफॉर्मेशन को आप कंपेयर करोगे, स्टडी करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, सही है ये गलत है, क्या तुम्हारा जजमेंट बोल रहे हैं। आफ्टर दैट आप अपना एक जो है थॉट प्रोसेस फॉर्म करोगे, अपना जो बोल सकते हैं जजमेंट दोगे, इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट को। सर इतना कुछ कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? वॉट आर द पर्पस और ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? क्यों करना है, क्यों इतना सर दर्द करना है? पहला, एसेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि आप पता लगा सको कि इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है या फिर अर्निंग कैपेसिटी क्या है। कभी कदार होता है ना कि भाई कंपनी अभी तो ज्यादा कमा रहा नहीं है लेकिन इसका अर्निंग कैपेसिटी है, एक वक्त आएगा जो ये बहुत कमाएगा। ये एसेस करने के लिए भी तो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करना होगा। एसेसिंग दी मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, क्या मैनेजर्स या मैनेजमेंट जो है वो वर्थ इट है, क्या वो लोग का विजन है ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा लेवल में लेकर जाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करना।
सॉल्वेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू रीपे द लोन्स, कैपेसिटी टू रीपे द लोन्स या डेब्ट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब जो भी छोटा मोटा करंट लाइबिलिटीज है उसको वो पे ऑफ करने का हैसियत रखता है या नहीं रखता है। उसी तरह जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, डिवेंचर्स एंड ऑल, क्या उसको पे ऑफ करने का उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है, इसको एक्सेस करता है। इंटर फर्म कंपेरिजन, कौन सा फर्म बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फर्म ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसका ग्रोथ का एस्पेक्ट ज्यादा अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, आप पास्ट स्टेटमेंट से फोरकास्ट करते हैं आने वाला वक्त में क्या हो सकता है, आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं। और एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज इसीलिए भी किया जाता है ताकि उस कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को इजीली एक्सप्लेन किया जा सके और लोग इजीली उसको समझ पाए। अब यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या क्या यूजेज है। पहला तो यूज है सिक्योरिटी एनालिसिस, ये एक प्रोसेस है बाय विच इन्वेस्टर्स कम्स टू नो कि वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग हिज एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब जो लोग इन्वेस्ट किया है वो लोग सिक्योरिटी एनालिसिस करेगा ये चेक करने के लिए कि क्या फर्म अपना प्रॉमिस को फुलफिल कर पा रहा है, क्या हम लोग जो पैसा लगाए थे वो पैसा कुछ इंक्रीज हुआ है, क्या हम लोग का पैसा सेफ तो है, उसके ऊपर हर साल डिविडेंड रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सच एनालिसिस जो है वो सिक्योरिटी एनालिस्ट करता है, ठीक है। फिर आता है क्रेडिट एनालिसिस, ये जो उधार देने वाला एजेंसी रहता है, लोन देने वाला, वो लोग करते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं इसको लोन दिया गया तो ये हड़प तो नहीं कर जाएगा, वापस करने का कैपेसिटी इसके अंदर है या नहीं है। अब तुमसे तुम्हारा कोई दोस्त उधार मांगते हैं तो तुम तो उसका कैपेसिटी देख के उधार देते हो ना। अब तुमसे मांग लिया भाई 5 लाख रुपए देना, तुमको पता है ये बाप जन्म में वापस नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा फिर भी वापस नहीं कर पाएगा, तो बोलेगा नहीं भाई 5 लाख तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास है भी तो तुम नहीं दे रही हो। तुम बोले ठीक है चलो बचपन का दोस्त है 5,000 तक का रिस्क ले सकते हैं, जाओ भाई 5,000 रुपया ले ले, नहीं भी देगा तो चल जाएगा, है ना। तो इसको ही क्या बोलते हैं, क्रेडिट एनालिसिस, कि एनालाइज करना कि तुम्हारा कैपेसिटी है उतना पे करने का कि नहीं। फिर डेप्ट एनालिसिस, एक इंसान खुद अपना डेप्ट को एनालाइज करे। अब हमको कोई बोलेगा सर 1 करोड़ रुपए उधार ले लीजिए, तो हम थोड़ी लेने जाएंगे, भाई हम ले तो लेंगे, देंगे कब, इसको बोलते हैं डेप्ट एनालिसिस। कोई बोलेगा 1 लाख उधार लीजिए, बोलेंगे हाँ बहुत दे दो, क्योंकि पता है 1 लाख तो हम देने का कैपेसिटी रखते हैं, हम दे देंगे बाद में। तो डेप्ट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन खुद करता है ये चेक करने के लिए कि मेरा कितना कैपेसिटी है डेप्ट लेने का। अगर तुम उससे ज्यादा ले लोगे तो तुम डेप्ट ट्रैप में फंस जाओगे, तुम लोन कभी चुका ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा उसका। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आया। फिर आता है डिविडेंड डिसीजंस। क्या मतलब है डिविडेंड डिसीजन का? डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है फर्म ये डिसाइड करता है कि इस साल हम लोग को डिविडेंड देना है या नहीं देना है। देना है तो कितना % डिविडेंड देना है, कितना % अपने पास रखना है, रिटेंड करके रखना है। और फिर जनरल बिजनेस एनालिसिस भी किया जाता है कि क्या फैक्टर्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब। अच्छा, इंटरेस्टेड पार्टीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन पार्टीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में इंटरेस्ट शो करता है? भाई सबसे पहले तो मैनेजमेंट खुद करेगा इंटरेस्ट शो, चेक करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन सही रास्ता में बढ़ रहा है या डूब रहा है, ठीक है, ताकि डिसीजन लिया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, सेल्फ इवैल्यूएशन वाला मेथड। दूसरा होता है इंप्लॉयज और ट्रेड यूनियन। सर इंप्लॉयज और ट्रेड यूनियन को क्या लेना देना है? वो चेक करेगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा कर रहा है तो भाई मेरा सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमको बोनस क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर खराब कर रहा है तो पहला फुर्सत में इसको छोड़ के निकल जाओ, कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स, ओनर्स और इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहते हैं चेक करने के लिए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कंपनी कहीं डूबती नहीं है तो नहीं, ये मेरा पैसा भी लेके डुबा तो नहीं रहेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो लोग भी एनालाइज करता है। एक तो होता है इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए, वो एनालाइज करता है चेक करने के लिए कि रहना है या निकाल लेना है, पैसा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जिसको इन्वेस्ट करने का दिल है, वो भी एनालाइज करता है कि इसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आता है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स ये चेक करेगा कि भाई इसको रॉ मटेरियल सप्लाई जो कर रहे तो उधारी में करना चाहिए या हाथ भारी है, इस इंसान का कैश में देना चाहिए।
क्या ये डिपेंडेंट सोर्स है कि इतना परसेंट तो मेरा यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, सेल होएगा ही होएगा, क्या इसको कैश में करे या क्रेडिट में करे। बैंकर्स एंड लेंडर्स ये लोग एनालाइज करता है चेक करने के लिए भाई डेप्ट देने से पहले। रिसर्चर्स स्टडी पर्पस के लिए, पब्लिश करने के लिए वो लोग रिसर्च पर्पस के लिए स्टडी करता है कौन ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर टैक्स अथॉरिटीज वो एनालाइज करता है चेक करने के लिए कि कहीं टैक्स का चोरी वोरी तो करके नहीं बैठा हुआ है, टैक्स वक्त से दे रहा है या नहीं दे रहा है। कस्टमर्स एनालाइज करता है ये चेक करने के लिए कि इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला लिमिटेशन है ये हिस्टोरिकल एनालिसिस रहते हैं। जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो गया है, मतलब जो हो चुका है तुम उसको एनालाइज कर रहे हो, जो चल रहा है या जो होने वाला है उसको एनालाइज आप नहीं कर रहे। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर हो जाते हैं। भाई आप जो डेटा को एनालाइज कर रहे हो वो डेटा 2 साल पुराना है, 2 साल बाद जो प्राइस में बहुत चेंजेस आया है, रॉ मटेरियल्स में, लेबर में, ये सब में चेंजेस बहुत आए हैं। अब इसके बेसिस पे डिसीजन लेना विल बी रिस्की। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आप मिस कर दे रहे हो। क्या मतलब है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को? देखो यहां पे आप नंबर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वो नंबर्स कैसे आया है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी लिमिटेशंस है उससे सफर करता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर डेटा गलत है, अगर डेटा बाइस्ड है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो नॉट फ्री फ्रॉम बायस, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। विंडो ड्रेसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसमें विंडो ड्रेसिंग करके दिखाया जाता है। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब खिड़की में पर्दा लगाने का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखो अब मान लो एक लड़का है, ठीक है, तुम उसका इंस्टाग्राम पेज खोली, तुम देखी एक हेवी टाइप का पीछे में कार है और कार के ऊपर वो हाथ रख के ऐसे बैठा हुआ है। तुम देखिए तुम बोले वाह तो लग रहा बहुत पैसा है। फिर तुम उसका दूसरा पोस्ट में गए तो तुम देख रहे एक स्विमिंग पूल में सामने में एकदम हाथ आईफोन वाईफोन चाबी वाबी बुलेट का रखा हुआ है और ऐसे करके लेटा हुआ है। तुमको लग रहा है तेरा है तो लग रहा है बहुत हेवी पैसा वाला है। फिर तुम थर्ड पोस्ट में चेक की तो देख रहे कोई कैफे में बड़ा सा केक सामने रखा हुआ है, सब खाना वाना रखा हुआ है और ऐसे एकदम बैठा हुआ है। तो ये सबसे देख के क्या पता चल रहा है कि लड़का बहुत ज्यादा अमीर घर का है, बहुत पैसा वाला है। उससे बातचीत हो गया, मैसेज कर दी, दोस्ती यारी हो गया। फिर पता चला कि नहीं वो सब तो उसका दोस्त यार लोग का था। वो तो हर हफ्ता थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता था बेचारा और महीना में एक बार जाता था कैफे और जाके फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम में अपलोड कर देता था। और वो जो कार था वो तो किसी और का था, रोड के ऊपर खड़ा हो गया था, वो हाथ रख के जो है फोटो खिंचा लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। मतलब चीजों को सजा कर दिखाना ताकि देखने वाले का आंख को भाए, अरे तेरा क्या चीज है, जबकि सच में ऐसा कुछ है नहीं। वो बेचारा उधार लिया हुआ है, दोस्त का फोन नहीं उठा रहा है, 500 रुपए लेके है, देने का डर से दोस्त को ब्लैकलिस्ट करके रखा हुआ है। लेकिन उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो तो तुमको लगेगा अरे तेरा क्या पैसा वाला है ये। तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आपको विंडो ड्रेसिंग देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इतना सजा कर दिखाओ कि देखने वालों को लगे अरे तेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, खूब कमा रहा है, लोन तो है ही नहीं। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि बायजूस करता था। देख के लगता था अरे तेरा बायजूस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा कंपनी है, अचानक से कोलैप्स किया ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग करना, सजा कर दिखाना है ताकि लोगों को लगे अरे तेरा कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि इन रियलिटी वो अच्छा कर नहीं रहे, वो इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। जैसे अभी केएमसी विंडो ड्रेसिंग किया, तुम लोग पोस्ट देखे होंगे कि नहीं फेसबुक में। अभी रिसेंटली हम क्या देखते हैं फेसबुक में, एक फोटो खींचा है, उसमें तालाब है और एकदम कचरा वचड़ा फेंका हुआ है। उसके बाद उसके बिफोर, उसके बाद आफ्टर में एक फोटो है जो एकदम तालाब पूरा साफ सफाई हो रहा है
और कौन अपलोड किया पता है? केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोले ये देखो हम लोग पॉन्ड को क्लीन कर दिए, और साइड में जेमिनी का स्टिकर है, मतलब वो जो साफ किया है वो एआई जेनरेटेड इमेज है। और ये कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं है, ये वाला चीज जो है केएमसी का ऑफिशियल फेसबुक पेज में हम देखा है यार। पहले हमको लगा कि हमसे कुछ गड़बड़ हुआ, फिर से हम देखा, फिर देख रहे सब इन्फ्लुएंसर लोग उसके ऊपर रील बनाने लगा। तो सोचो केएमसी ये काम कर रहा है, फोटो खींच लिया गंदा जगह का, उसको डाल दिया एआई में, जेमिनी में, और बोल दिया इसको साफ करके वापस से इमेज बना दो। वो साफ करके इमेज बना दिया। लेकिन देखो क्या लेवल का करप्शन किया है, कैसा कैसा बेवकूफ, और बेवकूफ से बड़ा बेवकूफ आदमी लोग को वहां जॉब दिया हुआ है। अभी चोरी भी ठीक से कर नहीं सक रहा है। तो जब देख रहे हैं वहां जेमिनी का सिंबल है तो उसको क्रॉप करके हटा के डालो। तो सोचो कितना बेवकूफ लोगों को घूस दे रहे के सबको जॉब दिया है केएमसी में ऑल में, सरकारी ऑफिस में, कि वो लोग को ये भी नहीं पता कि उसको साइड कर भाई, क्रॉप करके। कब चोरी कर रहा है तो बोलते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो भाई कम से कम उसका सिंबल को तो हटा दे। तो इसको ही बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना, चीजों को झूठा दिखाना। और झूठा क्या मकसद से दिखा रहे? ताकि लोगों को पसंद आए, अरे तेरा वाह कितना अच्छा हो गया। और जो हो गया बेइज्जती, दिल्ली में की थी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर छठ के टाइम में, बोली गंगा पूरा साफ, यमुना पूरा साफ हो गया है। और क्या की थी? यमुना के सामने एक अलग से छोटा सा तालाब बना दी थी और उसमें फिल्टर पानी डाल दी। और इतना गोदी मीडिया के एंकर लोग इतना ज्यादा बेवकूफ है, वो लोग जाके उसको दिखा भी रहे, ये जो गंगा साफ हो गया लोग पानी पी रहे। अरे यमुना साफ हो गई, यमुना तो पीछे है। तुम यमुना से पहले एक तो पंडाल की तरह घेर दी यमुना को वहां, और यहाँ गड्ढा करके एक तालाब से फिल्टर पानी डाल दी। तो ये सबको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। समझ में आया? बट अभी सोशल मीडिया का टाइम है, अभी तो ये सब चलेगा नहीं। फिर एक आदमी यमुना ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, वो वीडियो खींच के वायरल कर दिए। ठीक है, फिर लास्ट आता है आइडेंटिफाई सिम्टम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन वो आपको डायग्नोसिस ऑफर नहीं करता है। क्या प्रॉब्लम है वो बता दिया, ठीक कैसे होगा ये नहीं होगा। है ना, बहुत सारे आदमी लोग रहते हैं जो तुमको गलती बता दी, अब गलती सुधरेगा कैसे वो उसको नहीं पता। तो यही काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, कि वो गड़बड़ है ये तो बता देगा, वो गड़बड़ ठीक कैसे होगा ये चीज आपको रेमेडी नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये सब है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो समझ में आया? ये वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, चैप्टर हो गया खत्म। एक क्लास और नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास करेंगे। इसका एमसीक्यू जो है ये यूनिट का फिर एक साथ करेंगे। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? टॉपिक तो करते हैं तब यहीं पे समाप्त।